वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा लास्ट मिनट रिवीजन का जो आप चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ऑलमोस्ट बाकी सारे चैप्टर्स डाल दिए हैं, वो एक बार जल्दी से देख लो। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले अगेन मैं तुम्हें ये चैप्टर अपने नोट्स में से करवाऊंगा। वो नोट्स है क्या, वो एनसीईआरटी को मैंने क्वेश्चन आंसर्स में कन्वर्ट कर दिया है एग्जैक्टली फाइन। तो अब तुम वो नोट्स ले कहाँ से सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया उसको ज्वाइन करो, वहां पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे और बाकी सब भी रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखो, एज ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स। सबसे पहले टॉपिक्स देखो। सो विजिबली तुम्हें दिख रहा है, इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी 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 इमरजेंसी। फाइन, अब ये इमरजेंसी के सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे, मतलब कि क्या क्या रीजंस थे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, एंड फिर इमरजेंसी डिक्लेयर कैसे की गई, क्या लेसन्स लर्न हुए या किए इमरजेंसी से, और फिर इमरजेंसी के बाद क्या पॉलिटिक्स हुई। ये है पूरा क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, बात खत्म। ठीक है, इससे पहले इसका एक क्विक कंटेक्स्ट दैट व्हाई दिस चैप्टर इज हियर। इफ यू सी, पिछले चैप्टर में चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में हमने ये देखा था, सी दिस लास्ट क्वेश्चन, दैट वेदर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रिस्टोर किया इन 1971 इलेक्शंस, बट लास्ट क्वेश्चन वाज वेदर इट वाज अ रिस्टोरेशन और इंदिरा गांधी कंप्लीटली एक्चुअली री इन्वेंटेड द पार्टी इटसेल्फ। अब जो न्यू कांग्रेस थी उसमें इंदिरा गांधी का बहुत ज्यादा रोल रहता था। सो बेसिकली देयर वाज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही थी और कांग्रेस, इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल होती जा रही थी एज अ लीडर। ठीक है, तो पावर का सेंट्रलाइजेशन होने लगा और अल्टीमेटली जब आप किसी एक लीडर को इतनी पावर दोगे, इतना मैंडेट दोगे, दैट विल लीड टू, वो डेमोक्रेसी को खतरे में डाल देगा। दैट्स व्हाई चैप्टर इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जिसको हम इमरजेंसी भी बोलते हैं। ये इमरजेंसी है क्या, वी विल अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द कंटेक्स्ट, दीज आर द टॉपिक्स। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट, डायरेक्टली स्टार्ट विद द बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, और क्या फैक्टर्स हैं, कारण क्या है इमरजेंसी लगने के। अब ये क्वेश्चन का आंसर ना बहुत बड़ा और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कारण टोटल है 1 2 3 4 5, ये 5 कारण है जो तुम्हें दिख रहे हैं। ठीक है, 6 एक्चुअली, मगर ये 6 के 6 पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 6 के 6 डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तुम्हें कैसे भी आ जाए 2 4 6 मार्क्स तुम्हें पता हो। सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। पिछले चैप्टर में जो आखिरी चीज हमने डिस्कस करी थी, दैट क्या कहते हैं, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में, वो ये था कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने नारा तो दिया 1971 में, क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, मगर गरीबी हटी नहीं है। सो व्हेन यू रीड दीज नोट्स नो, you'll get to understand कुछ नहीं हुआ है, इवन आर्थिक स्थिति और खराब हो चुकी है भारत की। देखो जरा, वही फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो तुमने लर्न कर लेने हैं, बात खत्म। कीवर्ड्स देखने हैं क्या क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, मगर कंडीशन और बेकार होती गई। ऊपर से बांग्लादेश क्राइसिस, 1971 इलेक्शंस के बाद ही वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान बेस्ड ऑन बांग्लादेश, है ना, और इकोनॉमिक बर्डन हो गया उसकी वजह से। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से अगेन इंडिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम थी। ये सारी चीजें व्हेन यू रीड इट, तो इंडिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, सिंस वी आर डूइंग इट फॉर द फाइनल रिवीजन, तो इसको अभी जल्दी से देखो, नॉट गो इनटू डिटेल्स। फाइन, डिटेल्स का जब पेड बैच हुआ था उसके लाइव क्लासेस में है, वो भी क्लास एक लॉन्ग क्लास है जिसमें सारा कुछ रिवाइज करवाया मैंने। अगेन लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जब ज्वाइन करोगे सो यूल गेट दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ठीक है, वो जूम रिकॉर्डिंग है। फाइन, मगर अभी के लिए इतना भी समझ जाओ, दैट्स इनफ, कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी वजह से होने क्या लगा, गुजरात मूवमेंट। सबसे पहले गुजरात मूवमेंट, व्हाट वाज दिस गुजरात मूवमेंट। देखो जरा, जनवरी 1974 की बात है, गुजरात के बच्चों ने एक एजिटेशन स्टार्ट करी। क्यों, क्योंकि
क्योंकि फूड प्राइसेस, फूड ग्रेन प्राइसेस, कुकिंग ऑयल और जो ये सब एसेंशियल कमोडिटीज है, इनके प्राइसेस बहुत बढ़ने लगे थे। और यूजुअली अक्सर हमेशा ऐसी मूवमेंट्स बच्चे ही शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स एक्चुअली, क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं यार, तो उनको ज्यादा खबर रहती है क्या चल रहा है, और दैट्स व्हाई दे यूजुअली स्टार्ट और इनिशिएट अ प्रोटेस्ट। ठीक है, अब जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चों ने एक्चुअली प्रोटेस्ट किया, तो अपोजिशन पार्टीज ने भी उनको ज्वाइन किया, और फिर गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। कांग्रेस ओ जो ओपोजिशन बन चुकी है अभी, आई होप यू रिमेंबर दैट देयर वाज कांग्रेस पार्टी 1969 में स्प्लिट हो गई थी आफ्टर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। एक कांग्रेस ओ बन गई थी और एक कांग्रेस आर। कांग्रेस आर वाज ऑफ इंदिरा गांधी एंड कांग्रेस ओ वाज ऑफ द सिंडिकेट ग्रुप, and this was now the ruling party, but Congress O was in the opposition. फाइन, ये बात तुमने याद रखनी है और ये पता भी है। और मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें, तो मोरारजी देसाई वाज इनिशियली द पॉलिटिकल कंपेटिटर ऑफ इंदिरा गांधी। जब 1966 में चूज करना था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा आफ्टर डेथ ऑफ शास्त्री जी, तो ये डिसाइड हुआ था कि इंदिरा गांधी बनेगी, मोरारजी देसाई नहीं बनेंगे। तो मोरारजी देसाई की तो तब से ही एक टसल चल रही है इंदिरा गांधी के साथ, के अगेंस्ट। ठीक है, और वो कांग्रेस ओ से वो करते थे बिलोंग, और मोरारजी देसाई थे कहां से? गुजरात से। मैप क्वेश्चन अगेन, यू शुड नो दिस। मोरारजी देसाई कहां से हैं? गुजरात से थे, गुजराती थे। तो मोरारजी देसाई जो एक कांग्रेस ओ के प्रोमिनेंट लीडर थे, गुजरात के थे, उन्होंने फास्ट अनाउंस कर दिया कि मैं तो बेटा अनशन पे बैठ रहा हूं और मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक इलेक्शंस दोबारा से नहीं होते स्टेट में, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। ठीक है, और इसको पता था कि अब जब इलेक्शन होंगे तो मैं जीत जाऊंगा, इंदिरा गांधी की कांग्रेस हार नहीं जीत पाएगी, या फिर कांग्रेस ओ जीत जाएगी, इनको पता था। और जब इलेक्शंस हुए तो एक्चुअली यही हुआ, 1975 की जून में इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस यहाँ पे हार जाती है, बात खत्म। कांग्रेस मतलब कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी की। वन कौन जाता है, कौन जीत जाती है यहाँ पे, कौन सी पार्टी? कांग्रेस ओ। एक चीज, एक और जगह मूवमेंट होती है बिहार में, बिहार मूवमेंट, और एक जेपी नारायण कौन है और उनका रोल इसमें क्या था, सुन लो अगेन। जहां तक बिहार मूवमेंट की बात है, अगेन बिहार के कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। देखो, स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट। यहाँ पे भी राइजिंग फूड प्राइसेस, स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। बेटा जब भी किसी जगह की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट वाज नॉट दैट गुड, तो स्टार्टेड मूवमेंट्स होना लाजमी है, जो गुजरात में बच्चों ने शुरू करी। वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग गए, इलेक्शंस हुए, कांग्रेस ओ जीत गई, आर हार गई। फिर बिहार मूवमेंट होता है, बिहार में बच्चों ने मूवमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इट वाज इन मार्च 1974। प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ? मार्च 1974 में। अच्छा, हुआ क्या, वहां के लोगों ने जेपी नारायण को इनवाइट किया कि यार आप यहाँ पे आओ और इस मूवमेंट को संभालो, बिकॉज जेपी नारायण अगेन ओरिजिनली वाज फ्रॉम बिहार ओनली। एक तो ये याद रखो, जेपी नारायण जी कहाँ से हैं? बिहार से हैं। मोरारजी देसाई कहाँ से है? गुजरात से है। इसके अलावा पिछले चैप्टर में कुछ और लीडर्स बताए थे, जो अभी के अभी फटाफट याद कर लो, एक्टिवली रिकॉल करना कहते हैं इसको। के कामराज का नाम बताया था मैंने, ये सब मैप में आता है। के कामराज वॉज फ्रॉम तमिलनाडु, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रोविंस ऑल्सो। तमिलनाडु के कामराज। एस निजलिंगप्पा वॉज फ्रॉम मैसूर, जो आज का कर्नाटका है। यू विल आंसर इट कर्नाटका, मैप में यू विल मार्क कर्नाटका। और उसके अलावा वी हैव एन संजीवा रेड्डी। रेड्डीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, है ना। तेलुगु स्पीकर्स होते हैं। उसके अलावा के बी सहाय की बात करी थी, के बी सहाय इज फ्रॉम, सहायता की जरूरत कौन से स्टेट को है, मैंने ऐसे याद करवाया था, बिहार। एंड लास्ट वॉज अतुल्य घोष। तो घोष, बोस, these surnames usually are originally from वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये याद रखो। और आज और कौन से नाम आए दो, एक तो मोरारजी देसाई, या जो पता लगे कि स्टेट से हैं, बेसिकली ही इज फ्रॉम गुजरात। और इसके अलावा जेपी नारायण जी, वेरी पॉपुलर, जेपी वॉज फ्रॉम बिहार। ये सारी बातें याद रखनी है। ये लीडर्स लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट। अब बिहार मूवमेंट, जेपी नारायण जी को लोगों ने इनवाइट किया कि आप मूवमेंट को लीड करो, क्योंकि एक बड़े नेता पहले रह चुके हैं। मगर ये जेपी नारायण जी ने यार एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। ठीक है, सोशल वर्क किया करते थे,
मगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मगर दो कंडीशंस रखी इन्होंने। जो प्रपोजल था कि यार आप मूवमेंट को लीड करो, एक्सेप्ट कर लिया, दो कंडीशंस रखी। वो दो कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन ये रखी, बोले मैं मूवमेंट ज्वाइन कर लूंगा, मगर एक तो ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये मूवमेंट ऑल इंडिया होनी चाहिए। ऑल इंडिया मूवमेंट जाएगी, सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे। दूसरी बात, बोले मैं ये मूवमेंट नॉन वायलेंट होनी चाहिए, मैं वायलेंस पसंद नहीं करता, बिकॉज जेपी वॉज अ गांधीयन। ठीक है, जेपी हिमसेल्फ वॉज अ गांधी फॉलोअर, दैट्स व्हाई ही वाज एडवोकेटिंग कि भाई नॉन वायलेंट रहेगी तो आई विल लीड दिस मूवमेंट, एंड ये मूवमेंट बिहार से बाहर ऑल इंडिया जानी चाहिए, ओनली बिहार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यस, फाइन, ये याद रखो। सो दिस वाज बिहार मूवमेंट। अच्छा, फिर ये मूवमेंट और बढ़ती गई यार, जेपी ने मतलब टोटल रेवोल्यूशन की बात करी, टोटल रेवोल्यूशन जेपी, ये सब बाद में लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, टोटल रेवोल्यूशन मतलब जेपी बोल रहा है भारत में पूरे बड़े बदलाव की जरूरत है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर स्फेयर में, हर क्षेत्र में बदलना पड़ेगा भारत को, तब जाके भारत का सुधार होगा। और ये मूवमेंट इतनी बढ़ गई, इफ यू रीड दीज थिंग्स नो यू गेट टू अंडरस्टैंड, ये मूवमेंट इतनी बढ़ गई, अभी कहानी दिमाग में डाल लो पहले है क्या, कि ये सारे लोग एक दिन पार्लियामेंट का घेराव करने चले थे, पार्लियामेंट की तरफ एक्चुअली मार्च करने चले थे। इंदिरा गांधी को डायरेक्टली लगा कि यार ये तो मेरे खिलाफ सब कुछ जा रहा है, मतलब एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट उस समय बहुत बढ़ गया था, स्पेशली एंटी इंदिरा गांधी सेंटीमेंट बहुत बढ़ गया था। ठीक है, सो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया था। मतलब कुछ लोगों ने, स्पेशली कांग्रेस ने तो, इंदिरा गांधी ने तो ये बोला कि इनको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, इनको सिर्फ मुझे हटाना है, ये तो सिर्फ मेरे ऊपर डायरेक्टली एक अटैक करने वाली बात है। ठीक है, मगर जेपी को सारे नॉन कांग्रेस ओपोजिशन पार्टीज ने ज्वाइन किया। ठीक है, और पूरी इंडिया में ऐसा दिखने लगा था कि इंदिरा गांधी जी का अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो दैट इज जेपी। ठीक है, दैट इज जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, दैट्स इट, एक ये चीज तुम याद रखोगे। दिस वॉज बिहार मूवमेंट। अभी तक तीन फैक्टर्स हमने पढ़े। फर्स्ट, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। सेकंड, गुजरात में मूवमेंट, अब क्योंकि इकोनॉमिक हालत खराब है तो मूवमेंट स्टार्टेड। पहली मूवमेंट गुजरात में, दूसरी मूवमेंट बिहार में। बिहार की मूवमेंट को लीड किसने किया? अल्टीमेटली जेपी ने, ऑन टू कंडीशंस, दैट it should not confine itself to Bihar, it should be an all India movement, it should be a non violent movement because I am a Gandhian, that's it। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, रेलवे स्ट्राइक 1974 में। नेक्स्ट जो मूवमेंट होता है वो रेलवे स्ट्राइक, रेलवे वर्कर्स करते हैं। इस मूवमेंट को लीड किया जॉर्ज फर्नांडिस ने। हुआ क्या था? नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल, रेलवे के कुछ एम्प्लॉयज की ये कमेटी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मेन स्ट्रगल। इसको लीड किया जॉर्ज फर्नांडिस ने, उसके एक्चुअली लीडर थे। इन्होंने एक नेशन वाइड स्ट्राइक की बात करी सारे रेलवे एम्प्लॉयज की, क्योंकि कुछ बोनस और सर्विस कंडीशन से रिलेटेड इशू था। मूवमेंट शुरू होती है मई 1974 में। ठीक है, मगर उससे खास कुछ इनको फायदा हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। टेरिटोरियल आर्मी को भेज के ये मूवमेंट को सप्रेस करवा दिया गया। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 वो सप्रेस्ड बाय विच आर्मी? बाय टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा। ठीक है, 20 दिन के बाद बिना कुछ सेटलमेंट के। तो नेक्स्ट वाज रेलवे स्ट्राइक। अब तुमने क्या याद रखना है कि कौन कौन से लीडर्स थे यहाँ पे। गुजरात मूवमेंट के समय में जो अनशन पे बैठे थे, फास्ट पे बैठे थे, दैट पर्सन वाज मुरारजी देसाई। बिहार मूवमेंट के टाइम पे किसने लीड किया? जेपी नारायण। और रेलवे स्ट्राइक किसने लीड किया? जॉर्ज फर्नांडिस। ये टिप्स पे होना चाहिए। इसके अलावा दो रीजंस और हमने पढ़ने हैं जो कारण बने फॉर दिस इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी, जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट।
इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और एक है सुपरसीडिंग सीनियरिटी इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट किसका? एग्जीक्यूटिव का, मतलब इंदिरा गांधी का। किसके साथ? जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट। क्या? एक तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसकी अभी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आगे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कटेल कर सकता है, पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर सकता है अमेंडमेंट, क्योंकि पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था। अगर इसकी बेसिक कहानी जाननी है तो इतना देख लो बस। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन दी थी। लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन मतलब होता है टू वर्क फॉर पुअर्स, और पुअर्स के लिए काम करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स की बात इन्होंने की थी इंदिरा गांधी ने। मगर लैंड रिफॉर्म्स का एक तरीका होता है लैंड सीलिंग कर देना। सीलिंग मतलब कि एक कोई भी जमींदार इससे ज्यादा, एक बेसिक नंबर से ज्यादा और प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं तो गरीबों में वो प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी अगर सारे अमीर और खरीदते जाएंगे तो। ठीक है, मगर इंडिया में तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट भी था। तो राइट टू प्रॉपर्टी अमीरों का, उस पर रोक लगाना चाहती थी इंदिरा गांधी सीलिंग करके। मगर अगर ये इस चीज को इंप्लीमेंट करना है लैंड रिफॉर्म्स को, तो राइट टू प्रॉपर्टी को रोकना पड़ेगा ना, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। क्योंकि अमीर लोग बोलेंगे हमारा तो भाई हक है प्रॉपर्टी और खरीदना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, मगर आप हमें रोक रहे हो। तो ये सवाल खड़ा हो गया कोर्ट के सामने कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और सरकार का ये कहना था कि हम ये काम कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसको लेके डोंट नीड टू गो इनटू सच डिटेल्स। बट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी का एक केस सामने आया। ठीक है, सो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और इन सारी चीजों पे एक सवाल सॉल्यूशन आया। उस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। इट वाज इन 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव द जजमेंट, केशवानंद भारती केस। ठीक है, और उस केस के जजमेंट में ये बोला गया दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकता है मगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट खुद बताएगा। इतनी सी बात थी, और अल्टीमेटली राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से हटा ही दिया गया था। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, विल नॉट बी इट इज पार्ट ऑफ क्लास 9th क्लास 11th। क्लास 11th में इतनी बार ये केशवानंद भारती केस पढ़ के आए होगे, अगर नहीं पता है तो इतना समझना अभी के लिए बहुत इनफ है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो एक और चीज रहती है, दैट इज सुपरसीडिंग सीनियरिटी इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अक्सर होता क्या है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिसाइड किया जाता है दैट हु विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ एज ऑब्वियसली, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसको सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। मगर इंदिरा गांधी ने पहले 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी को सुपरसीड करके चौथे वाले को बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आज तक पहले नहीं हुआ था। और ये पहले 3 जजेस को भी क्यों सुपरसीड किया गया? क्योंकि ये 3 जजेस वही थे जिन्होंने केशवानंद भारती केस में अगेंस्ट द गवर्नमेंट जजमेंट दिया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था। एक ये बात याद रखोगे, because all 3 judges who were superseded had given rulings against the stand of judgment in केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो 3 जजेस को छोड़ के किसको चूज किया गया जो 4th नंबर पे था, दैट वाज जस्टिस A.N. राय। A.N. राय को चीफ जस्टिस बना दिया गया 3 जजेस की सीनियरिटी को सुपरसीड करके। तो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के केसेस हैं। एंड लास्ट वाज इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट, 6th पार्ट इज, अच्छा पहले इसको लिख लो, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, और इसके 2 पार्ट्स जो मैंने बताए कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के, एक केशवानंद भारती केस या फिर इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं,
और उसके अलावा सुपरसीडिंग सीनियोरिटी ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और किसको बना दिया गया? जस्टिस A.N. रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। वो अब हम देख रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट that actually declared इंदिरा गांधी's election as invalid. डोंट वरी, देखते हैं भाई क्या है। देखो हुआ क्या था यार, 1971 में जो इलेक्शंस हुए थे ना, तो वहां उन इलेक्शंस में इंदिरा गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ा करती थी। वहां से जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा था, इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था उस सीट पे, वो थे राजनारायण जी। राजनारायण जी ने इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हो गई, इंदिरा गांधी जीत गई, मगर राजनारायण जी ने केस कर दिया हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया है अपनी पावर्स का, जो कि वो नहीं कर सकती, इसलिए उनका इलेक्शन ठीक नहीं था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रूव भी हो गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे उस समय, जिनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी। उन्होंने ये जजमेंट दी कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो लोकसभा का था वो इनवैलिड था, जो 1971 में हुआ था, क्योंकि पेटिशन फाइल करी थी राजनारायण ने, जो एक सोशलिस्ट लीडर था, जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कंटेस्ट किया था 1971 में इलेक्शंस। आरोप क्या लगाया था कि गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यूज किया था इलेक्शन कैंपेन में, विच इज इलीगल। व्हेन यू आर प्राइम मिनिस्टर तो यू हैव गवर्नमेंट मशीनरी विद यू, बट तो ऐसे तो आप ही जीतते रहोगे अगर उसी आप अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यूज करो कैंपेनिंग के टाइम में, उनसे कुछ हेल्प लो, नहीं कर सकते। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली चांस मिलना चाहिए। और ये प्रूफ हो गया कि उन्होंने ऐसा किया है, एटलीस्ट हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अब बिकॉज उनका इलीगल था, इनवैलिड था इलेक्शन, तो अब से वो एक एमपी ही नहीं है। एमपी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई और जून 24 जून, डेट याद रखना है, 24 जून सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्शियल स्टे ऑर्डर दे दिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया कि अभी और इन्वेस्टिगेशन चलेगी, अभी के लिए अभी ऐसा हम कुछ नहीं मान रहे हैं। सो ये बोल दिया कि अभी वो एमपी हैं, मतलब एमपी हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी खुश। बस ये बोल दिया कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुछ फेवर प्राइम मिनिस्टर को मिल गया 24 जून को। और जैसे ही 24 जून को इंदिरा गांधी को स्टे ऑर्डर मिलता है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पे स्टे मिल जाता है, क्योंकि पहले तो हाई कोर्ट ने तो इनको एमपी से ही हटा दिया था, मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई थी। अब वापिस आई जैसी 24 जून को, अगले ही दिन 25 जून को इमरजेंसी लगा दी। समझ आ रही है बात? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और उसके अलावा ये कुछ बातें हमने जो 5 फैक्टर्स पढ़े, ये 6 फैक्टर्स ये टिप्स पे होने चाहिए। क्या कारण रहे, इंडिविजुअली भी 2-4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। आर्थिक स्थिति खराब थी, इसीलिए बहुत सारी मूवमेंट होना शुरू हो गई। गुजरात में हुई लेड बाय मोरारजी देसाई, बिहार में हुई लेड बाय जेपी नारायण, रेलवे स्ट्राइक लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस, फिर 2 कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। बात खत्म। ये हमने याद रखने हैं क्या, फैक्टर्स दैट लेड टू इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी, या फिर लग से भी पे कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम लिख पाओ। ठीक है, एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दिस ओनली। अब देखो आगे फटाफट से चलते हैं। अब कैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ इमरजेंसी, हाउ द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। सी इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। 25 जून 1975 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, जेपी नारायण जिसको लीड कर रहे थे पूरी मूवमेंट को, टोटल रिवॉल्यूशन वाला, उन्होंने इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन डिमांड किया कि यार जब हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, नाम भी याद रखना है, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड बता दिया है, तो इंदिरा गांधी को रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट किया दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। ठीक है, और जेपी ने बोला हम पूरे इंडिया में बड़ा सत्याग्रह करेंगे उनके रेजिग्नेशन को लेके, इंदिरा गांधी जी के, क्योंकि, और ये सारी पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोल दिया कि उनके ऑर्डर्स को मत मानो इंदिरा गांधी जी के, क्योंकि वो इलीगल है, इमोरल है, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद ही इलीगल तरीके से इलेक्शन जीत के आई है। ठीक है, और पूरे इंडिया का पॉलिटिकल मूड बदलने लगा था, कांग्रेस के अगेंस्ट जाने लगा था, इसीलिए मे भी इंदिरा गांधी जी डर गए
ठीक है, क्या रीजंस थे? ऑब्वियसली कुछ कुछ तो तुम समझ पा रहे हो। पावर जाने वाली थी तभी ये काम किया। क्या किया, कैसे डिक्लेयर किया, देखो जरा। 25 जून 1975 1975 की रात को प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट जो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद जी को, फखरुद्दीन अली अहमद जो प्राइम प्रेसिडेंट थे, उनको बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी करो, इमरजेंसी को इम्पोज करो। उन्होंने उसी समय इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी और मिडनाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी सारे मेजर न्यूज़पेपर ऑफिस में से डिस्कनेक्ट कर दी ताकि सुबह कोई भी न्यूज़पेपर में ये ना छप सके। इवन उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे उनको भी सुबह पता चला और बहुत सारे ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कैबिनेट को भी सुबह 6 बजे 26 जून को पता चला एक मीटिंग में कि इमरजेंसी जैसा कुछ हो गया है। पहली बात तो एक फोन कॉल करके प्रेसिडेंट को बोल दिया कि इमरजेंसी इंपोज कर दो। दूसरी बात, कैबिनेट को भी अप्रूवल नहीं लिया था, कैबिनेट को भी अगले दिन सुबह बता रहे हो। तीसरी बात, रात को बिजली काट दी गई बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस के से न्यूज़पेपर ऑफिस से, ताकि वो कोई भी न्यूज़ हमारे खिलाफ या इमरजेंसी के वाली ना पोस्ट कर पाए। दैट्स इट। और क्या रीजंस दिए गए गवर्नमेंट द्वारा, पूछा जाएगा एमसीक्यू में भी और वैसे भी। सबसे पहले तो दिस इमरजेंसी इज आर्टिकल 352 विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा और भी 2 इमरजेंसीज होती हैं मगर अभी उसमें मत घुसना, ठीक है। होती वैसे कौन सी है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। 60 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक लगाने की जरूरत पड़ी नहीं है और होपफुली ना ही आगे भी कभी जरूरत पड़े, ठीक है। मगर यहाँ जो इमरजेंसी लगी है दैट इज आर्टिकल 352। सो टोटल 3 तरह की इमरजेंसीज होती है, ये नेशनल इमरजेंसी है। और कारण क्या दिया, थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, कि देश को अपने अंदर से ही कुछ खतरा है, कुछ लोगों से खतरा है। ये चीजें सारी बताई गई कि डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी को ही डिस्टर्ब किया जा रहा है और गवर्नमेंट को, चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। वायलेंट इंसिडेंट्स के लिए लोगों को भड़काया जा रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस को भी रिबेल करने के लिए या फिर विद्रोह करने के लिए कह रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने रीजन देते हुए ये बात बोली कि, याद है पीछे जेपी नारायण ने सी दिस, जेपी नारायण जी ने सबको बोल दिया कि यस, ये देखो यहाँ पे जेपी नारायण ने सबको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, पुलिस को, आर्मी को क्या बोल दिया कि आप सरकार की बात मत मानो क्योंकि वो इलीगल और इमोरल है। इस चीज को गलत तरीके से यूज किसने किया, इंदिरा गांधी जी ने, कि सरकार को और क्या कहते हैं, आर्मी और पुलिस को बोला जा रहा है कि तुम सरकार के खिलाफ विद्रोह करो, इसीलिए हमें इमरजेंसी लगानी पड़ी, ऐसा इंदिरा गांधी जी बोल रही है, ठीक है। उस चीज का फायदा उठाया इंदिरा गांधी जी ने कि जेपी नारायण ने आर्मी को और पुलिस को बोला है कि तुम अपनी सरकार के खिलाफ, चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो, ठीक है। ये कारण उन्होंने दिया एक। उसके अलावा इसी टाइम पे इंडिया में कॉम्युनल टेंशंस और बढ़ने लगी जिससे भारत की यूनिटी भी अफेक्ट होने लगी। तो दिस वाज हाउ द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। एक ये चीज याद रखो, थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, कारण क्या दिया था, मेन कारण ऑफिशियली थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके वजह ये बताई गई, सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। दैट्स इट। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्राइसिस क्या, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली पूछा हुआ कि इन 4 चीजों पे क्या इंपैक्ट पड़ा वो बताओ, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें सीधा ही दिया कि पॉइंट्स ही लर्न करके रखोगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इमरजेंसी डिक्लेयर करने के, तो सीधा सीधा ये याद रखोगे
सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ फेडरल पावर्स। फेडरल पावर सस्पेंड कर देना मतलब कि स्टेट की पावर्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। इमरजेंसी का मतलब ही क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। पावर इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे है इंदिरा गांधी जी। पावर इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, तो सारे स्टेट से, लोकल गवर्नमेंट से पावर कहाँ शिफ्ट हो रही है? ऊपर हो रही है। तो स्टेट्स की पावर खत्म, मतलब फेडरल सिस्टम सस्पेंड हो जाता है उस समय पे। इसके अलावा कर्टेल ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड फंडामेंटल राइट्स, जितने लोगों के मेजर अधिकार हैं वो सब खत्म कर दिए जाते हैं। और अगर कोई उनको वायलेट करता है, मतलब आप अपने फंडामेंटल राइट और सिविल लिबर्टीज इमरजेंसी के टाइम पे भूल जाओ। उस समय ऐसा था, अभी के समय में तो द थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ थिंग। फिर प्रेस सेंसरशिप, जो भी अखबार में छपेगा कुछ भी, वो सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी कि हाँ ये सही है या नहीं है, ये छपना चाहिए या फिर नहीं छपना चाहिए। सेंसरशिप शुरू कर दी गई। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन लगा दिया गया, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती थी कांग्रेस के खिलाफ, जैसे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एंड वन इज जमायत इस्लामी। मतलब जिनका भी एक सोशल होल्ड है इंडिया में कम्युनिटीज पे नीचे अंडर, तो उनको बैन कर दिया गया कि यार ये अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो यार सेंटीमेंट ये हम बहुत सारे लोग इकट्ठा करके कांग्रेस के खिलाफ कर देंगे। उनको बैन कर दिया इंदिरा गांधी ने इस टाइम पे। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज्यादा यूज करने लगी सरकार। ना व्हाट इज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन? क्लास 11th में पढ़ के आए हो, है ना। दिस इज वन एक्सेप्शन टू योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रिवेंटिव डिटेंशन, वैसे तो अगर सरकार किसी को डिटेन करना चाहे, जेल में डालना चाहे, पकड़ना चाहे, तो देन द गवर्नमेंट हैज टू टेल यू द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, है ना। एंड देन विद इन 24 आवर्स यू हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते हो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। एंड यू हैव द राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। मगर अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको किसी ने पकड़ा है, उसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक शक है कि फ्यूचर में आप कुछ गलत करोगे, इसलिए आपको डिटेन कर लिया जाए। इसका एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे देख सकते हो। जब जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो जो वहां की जम्मू कश्मीर की बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनके घर पे ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया कि अब ये हो सकता है कि कुछ दंगे ना करवा दे कहीं, इसीलिए आपको डिटेन किया जा रहा है। दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी होता है, मगर अभी तो कुछ किया ही नहीं है, तो अरेस्ट, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए क्या, ठीक है। इस शक था कि फ्यूचर में शायद कुछ करोगे। अब ये एक एक्सेप्शन है विच इज अ फाइन थिंग, ठीक है। मगर इसका मिसयूज किया गया और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का, ओपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करके। बोला गया कि हमें तुम पे शक है कि तुम कुछ गलत करोगे, देश के खिलाफ एक्टिविटी करोगे, इसीलिए हम तुम्हें जेल में डाल रहे हैं। बट एक्चुअली ओपोजिशन का लीडर था, इसलिए जेल में डाला जा रहा था। तो इसका मिसयूज हुआ, यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड वन इज न्यू चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव कर दिए गए। देखो जरा क्या क्या बदलाव किए गए। सबसे पहली बात तो एक अमेंडमेंट कर दी गई है कि इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। भाई इंदिरा गांधी को प्रॉब्लम क्या थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी डिक्लेयरिंग, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन इनवैलिड था, सही नहीं था। तो आज से इंदिरा गांधी जी इज नॉट एन एमपी, देन हेंस नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर यू हैव बी एन एमपी फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, और वो भी क्यों हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी? क्योंकि राजनारायण राय ने केस किया था कि इलेक्शन गलत तरीके से जीता गया है इंदिरा गांधी जी द्वारा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ये कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इनको कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता है ना। तो मुद्दा ही खत्म कर दिया। एंड फिर एक 42nd अमेंडमेंट किया। 42nd अमेंडमेंट वाज अ मेजर थिंग। 42nd अमेंडमेंट एक्चुअली इतनी सारी चीजें बदल दी इंदिरा गांधी ने, हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इतनी सारी नई चीजें कर दी, तो एक नया पूरा छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया, है ना।
उसकी कुछ बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या किया गया देखो। एक तो वन वॉज ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द कंट्री वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 years। एक एमपी इंडिया में कितने साल के लिए चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं एमपी एमएलए, वो 5 साल बाद चेंज होते हैं ना, 5 years के लिए चुने जाते हैं। 5 से बढ़ा के क्या कर दिया, 6 साल कर दिया, पहली बात। और ये बोला कि सिर्फ ये इमरजेंसी पीरियड के लिए नहीं है, ये परमानेंट रहेगा कि अब से लेजिस्लेचर की टेन्योर 6 साल ही रहेगी। इसके अलावा इमरजेंसी के टाइम में बोले इलेक्शंस को 1 साल और पोस्टपोन किया जा सकता है। तो मतलब इंदिरा गांधी ने अपने आगे 5 साल प्लस 1 साल वैसे ही बढ़ा दिया, प्लस 1 साल बोले इमरजेंसी में एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 7 साल के लिए, मतलब खुद का टेन्योर बढ़ाना है बस, कि मैं बची रहूं, पावर में रहूं, है ना। तो इसीलिए 1971 में इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस होने कब चाहिए थे, 76 में। मगर अगर ये जो इन्होंने प्रोसेस पूरा बना लिया था तो वो 78 में इलेक्शंस होते जाके 7 साल बाद, है ना। 1 साल टेन्योर इंक्रीज कर दिया, 1 साल इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा कर दिया, ऐसे कानून बना दिए, ठीक है। बट एक्चुअली में इलेक्शंस ना 76 में हुए, ना 78 में हुए, 1977 में होंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। ये है सारी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी, ये प्लीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, व्हाई डू पीपल क्रिटिसाइज द इमरजेंसी, तो वही लिखोगे ना, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस कि गलत चीजें करी गई क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे। दैट्स इट। देन एक क्वेश्चन आता है, हाईलाइट द एक्ट्स ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस। देखो, जितना मर्जी तानाशाही की तरफ बढ़ जाओ, कुछ लोग फिर भी ऐसे रहेंगे जो अपने घुटने नहीं टेकेंगे। कुछ लोग डिसेंट मतलब अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे और रेजिस्टेंस दिखाएंगे, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी डिक्टेटर आना आ जाए या डेमोक्रेसी को हार्म करने वाला क्यों ना आ जाए, बेसिकली, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और जब डेमोक्रेसी क्राइसिस में है मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, फाइन। तो ये बात समझो। मगर कुछ लोगों ने उसको रेजिस्ट किया, कैसे, उसको हमने एग्जाम्पल से समझाना है। कुछ लोग अंडरग्राउंड चले गए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन नहीं कर पाई ना सरकार, वो अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड होकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते रहे गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, ये दोनों बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे, स्टिल देयर। तो ये क्या करते थे न्यूज़पेपर्स में, जैसे जो भी सेंसरशिप करती, इन्होंने कुछ सरकार के खिलाफ लिखा और गवर्नमेंट ने उसको सेंसर कर दिया कि ये तो नहीं छप सकता है, तो ये उसकी जगह पे कुछ और नहीं लिखते थे, उसको खाली छाप देते थे। जैसे यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा तो इसको खाली प्रिंट कर दिया, बाकी जगह पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। मतलब खाली रखने का ये मतलब था कि जनता को समझ आए कि जो खाली स्पेसिस है ना, ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें हैं, उन्होंने ये छपने नहीं दिया, तो ये कुछ गलत है गवर्नमेंट के खिलाफ, ये समझ जाओ अपने आप ही। और कुछ मैगजीन्स जैसे सेमिनार और मेन स्ट्रीम, उन्होंने सरकार के सामने घुटने टेकने के बजाय ये बेटर समझा कि हम खुद को बंद ही कर लेते हैं, कि झुकेंगे नहीं, चाहे हम खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ठीक है। ये मैगजीन्स बंद हो गई, और बहुत सारे अंडरग्राउंड न्यूज लेटर्स, लीफलेट्स पब्लिश होना शुरू हो गए, क्योंकि वो सेंसरशिप से बचना था, तो अंडरग्राउंड पब्लिशिंग शुरू कर दी, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसे बड़े फनकार लोग थे जैसे शिवराम करांत या फणीश्वर नाथ रेणु, ये लोग पद्म भूषण और पद्मश्री थे। दिस शिवराम करांत वाज पद्म भूषण एंड दिस फणीश्वर नाथ रेणु वाज पद्मश्री। अब ये जो अवार्ड्स होते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये देता कौन है, गवर्नमेंट देती है ना, ऑनर करने के लिए। इन्होंने ये अवार्ड वापस कर दिए, दे रिटर्न्ड देयर अवार्ड्स। और रिटर्न क्यों किए, इन अ प्रोटेस्ट, कि भैया हमें ऐसी सरकार से कोई अवार्ड नहीं चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। एंड देन बाय एंड लार्ज ऐसे बहुत सारे एक्ट्स ओपन में, सच ओपन एक्ट्स ऑफ डिफाइंस एंड रेजिस्टेंस वर रेयर। बहुत सारे एक्ट्स नहीं थे ऐसे, ठीक है, क्योंकि सरकार से डायरेक्टली पंगा लेना वाज नॉट दैट इजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इवन नाउ ऑब्वियसली। सो इस तरह के एक्ट्स कम थे, रेयर थे, जो सरकार के खिलाफ थे, मगर स्टिल दीज आर समथिंग व्हिच वर क्लियरली विजिबल, फाइन। दैट्स इट, दिस इज वन थिंग।
फिर एक क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है कि हमने क्या लेसन्स इमरजेंसी से सीखे, लेसन्स लर्नड फ्रॉम द इमरजेंसी। दैट इज एक्चुअली, अगर तुम ध्यान से देखो, सबसे पहला लेसन तो ये बनता है, आज भी तो हम एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी ही है ना, उस समय से लेके आज तक। उस समय डेमोक्रेसी वाज इन क्राइसिस, बट वी आर नाउ स्टिल अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। इसका मतलब इंडिया में से डेमोक्रेसी को हटा देना इज नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। पहली बात तो ये हमने लेसन लर्न किया कि इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी जड़ें पकड़े हुए हैं, विच इज अ फाइन थिंग, गुड थिंग। सेकंड यार, जब कोई गलत चीज होती है तो हमें पता लगता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे कोई आपदा आ जाए तो हमें पता लगता है कि हाँ यार घर में कुछ इश्यूज थे तभी प्रॉब्लम आया, तो फिर उसको हम ठीक करने का ट्राई करते हैं। ऐसी जब इमरजेंसी लगी तो हमें पता लगा कि यार इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तभी तो इमरजेंसी इतनी आसानी से लग गई, है ना। सो इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजन जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे चेंज कर दिया गया, फिर उसको इम्प्रूव किया। अब इंटरनल इमरजेंसी के बेसिस पे इमरजेंसी सिर्फ तभी लग सकती है अगर आर्म्ड रिबेलियन होगा। आई होप यू नो क्या कारण दिया था गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। थ्रेट्स फ्रॉम, थ्रेट्स ऑफ इंटरनल, क्या था देखो जरा, थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना, दिस थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इन थ्रेट्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी लगा दी गई थी। मगर अब इस ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है, इमरजेंसी लगा दो। तो अब ये नया रूल बना दिया कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी लगेगी तो उसका सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए, दैट इज आर्म्ड रिबेलियन। मतलब अगर आर्मी ही विद्रोह कर दे सरकार के खिलाफ कि इंडिया में अब मिलिट्री रूल लेके आएंगे जैसे पाकिस्तान में है, वो अगर होगा तभी सिर्फ लग सकती है इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अदरवाइज नहीं लगा सकते। उसके अलावा देखो, एक और प्रॉब्लम क्या करी थी कि बिना यूनियन कैबिनेट को बताए, बिना मिनिस्टर्स को बताए, सिर्फ फोन कॉल करके लगा दी इमरजेंसी। नया रूल क्या बनाया, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए पहले राइटिंग में यूनियन कैबिनेट अप्रूवल देगी, लिखित में, वी नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट विल गिव द रिटन अप्रूवल एंड देन टू प्रेसिडेंट। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरी कैबिनेट, वो भी रिटर्न में, फोन करके नहीं। वो किसको देगी, प्रेसिडेंट को, तब जाके इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। एंड द लास्ट थिंग वाज, देखो जब हमसे कोई चीज चली जाती है, जब इमरजेंसी लगी तो हमारे से हमारे फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज को ले लिया गया था। तब हमें उनकी वैल्यू समझ आई, दैट एवरीवन, इट इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज, कि यार सिविल लिबर्टीज कितनी जरूरी है। ऑब्वियसली वो चीज तभी समझ आती है जब हमसे कोई चीज ले ली जाए, तो उसकी वैल्यू का हमें पता लगा। तो दीज आर द लेसन्स लर्नड फ्रॉम द इमरजेंसी, दैट्स इट। इसके अलावा लास्ट जो मेजर क्वेश्चंस और इसमें से आते हैं वो है लास्ट टॉपिक्स में से, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी की। अब इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स क्या हुई। सबसे पहले तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था जनता पार्टी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। अब एक चीज याद रखोगे, 19, देखो जरा ध्यान से देखना, 1952, 57 और 62, ये फर्स्ट 3 इलेक्शंस में तो कांग्रेस की डोमिनेंस रही, इसीलिए हमने इसको एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस बोला, जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था, फ्रॉम 52 टू 67। 62 का इलेक्शन क्योंकि खत्म 67 में होगा ना, इसीलिए फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। मगर उसके बाद 1967 में एक नया फिनोमिना आया, दैट वाज नॉन कांग्रेसिज्म, है ना। और फिर 1971 इलेक्शंस में एक और नया फिनोमिना आया जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड अलायंस। ये सारी चीजें किस इलेक्शन से रिलेटेड है, क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, पता होना चाहिए। एंड ग्रैंड अलायंस वाज अ ग्रैंड फेलियर। नॉन कांग्रेसिज्म किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया जी ने। और इस समय में एसवीडी गवर्नमेंट्स भी बनी थी, संयुक्त विधायक दल, ठीक है। ग्रैंड अलायंस वाज अ ग्रैंड फेलियर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड नाउ 1977 इलेक्शंस में जनता पार्टी, ये याद रखना है, ठीक है, दैट्स इट। हर एक
ये these are the non-Congress alliances which were basically formed, है ना. Non-Congressism was a concept, an idea given by Lohia. Grand Alliance was an alliance against Congress. Janata Party was alliance against Congress. 1977 इलेक्शंस की बात इसमें है. सबसे पहले तो देखो 1977 इलेक्शंस में क्या हुआ, हम बात करें जनता पार्टी बन गई. फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी जनवरी 1970, सुनो पहले, जनवरी 1977 आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी. 18 मंथ्स इमरजेंसी लगी कब थी? 25 जून 1975. तो जून से लेके टिल जनवरी तक 18 महीने, टिल 1977 18 मंथ्स तक ये इमरजेंसी लगी रही. 18 महीनों के बाद इमरजेंसी को हटा दिया गया. गवर्नमेंट ने बोला चलो इलेक्शंस करवाते हैं. सारे लीडर्स को जेल से निकलवा दिया जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अंदर किया गया था. इलेक्शंस होते हैं मार्च 1977 में. अब मेजर ओपोजिशन पार्टी जो इस समय बनी, दैट वाज एक्चुअली जनता पार्टी. सारे इकट्ठे हो गए अगेन कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है. और इसको भी अगेन लीड किसने किया? जेपी नारायण जी ने, क्योंकि जेपी नारायण ही असली चेहरा थे जो पूरी मूवमेंट को लीड कर रहे थे ड्यूरिंग बिफोर इमरजेंसी, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई भी गई में भी, है ना. सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस के खुद के ही कुछ लीडर्स जो इमरजेंसी के खिलाफ थे, उन्होंने भी ये नई जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया. और कुछ और लीडर्स भी कांग्रेस से इस समय अलग हो गए थे. एक जगजीवन राम जी एक इंसान थे, उनका एक ग्रुप था, वो भी सब अलग हो गए थे कांग्रेस में से. ये जगजीवन राम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आया. इनके बारे में जो बात याद रखनी है तुम्हें ये है कि जब से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जब से इंडिपेंडेंट इंडिया था 1952 से लेके जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, ये हर इलेक्शंस जीते हैं, ठीक है. और ये उसमें मिनिस्टर भी रहे हैं, इवन सरकार में, हर सरकार में शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है. इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी. अगेन एक नई बात जो याद रखनी है एमसीक्यू के लिए. मगर बाद में इन्होंने भी जनता पार्टी ज्वाइन करवा ली थी, मतलब कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को जनता पार्टी में ही मर्ज कर दिया. जनता पार्टी वाज अ बिगर ग्रुप, ठीक है. सो अब मेजरली कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? इंदिरा गांधी की कांग्रेस वर्सेस द जनता पार्टी, ठीक है. अब देखो 1977 का इलेक्शंस और उसका रिजल्ट. पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस सेंटर गवर्नमेंट में हार जाएगी. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है रिजल्ट क्या रहा और क्यों था ये हम अभी बात करेंगे. मगर उससे पहले जो तुमने बात याद रखनी है वो ये है, मैं पिछले चैप्टर में भी रिपीट करके आया हूं. 1957, 1967, 1977, देखो हर एक 10 साल के बाद, है ना. 1957 में क्या हुआ था? कांग्रेस लोस्ट इन वेस्ट बंगाल और सरकार किसकी बनी थी? एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी विच वाज लेड बाय सीपीआई. कांग्रेस लॉस्ट हियर. फर्स्ट टाइम कांग्रेस हारी अगर किसी स्टेट में तो वो कहां था? इट वाज नॉट वेस्ट बंगाल यार, इट्स केरला, है ना. पहली बार कांग्रेस अगर कहीं हारी दैट वाज केरला. सरकार किसकी बनी? कोलिशन गवर्नमेंट थी लेड बाय सीपीआई. इंडिपेंडेंटली नहीं बनी, कोलिशन गवर्नमेंट पहली बार बनी कांग्रेस के खिलाफ केरला में. फिर अगले 10 साल बाद एक नई चीज होती है, पहली बार किसी पार्टी ने इंडिपेंडेंटली कांग्रेस को हराया एक स्टेट में. वो स्टेट था तमिलनाडु या मद्रास प्रोविंस, सेम बात है, ठीक है. और वो पार्टी का नाम था डीएमके. इंडिपेंडेंटली, पहले एक कोलिशन, फिर इंडिपेंडेंटली कांग्रेस को हराया डीएमके ने, ठीक है. और फिर ये दोनों मगर स्टेट की बात है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पहली बार हारेगी 1977 में. कांग्रेस लॉस्ट इन सेंटर गवर्नमेंट. जिस पार्टी ने सरकार बनाई उसका नाम जनता पार्टी, ऑब्वियसली अभी हम देख ही रहे हैं. फर्स्ट टाइम इन सेंटर, फर्स्ट टाइम कांग्रेस लॉस्ट केरला बट इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट. फर्स्ट टाइम कांग्रेस वाज डिफीटेड, किसी ने इंडिपेंडेंटली जीता हो कहीं पे, दैट वाज डीएमके इन तमिलनाडु. एंड फर्स्ट टाइम कांग्रेस लॉस्ट इन सेंटर गवर्नमेंट वाज बाय जनता पार्टी 1977. प्लीज ये याद रख लेना तीनों चीजें. और कैसे एक्चुअली जीती कांग्रेस? यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार आता है
कि दिस 1977 इलेक्शंस टर्न इनटू रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी। तब लोगों, जनता पार्टी ने लोगों को ये बोला कि यार ये इलेक्शन जो है ना, ये अब हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी बचाना है। इस समय जनता पार्टी का नारा था सेव डेमोक्रेसी। बोला इंदिरा गांधी की सरकार ने इंडिया को डेमोक्रेसी से हटा के इमरजेंसी की तरफ ले गए, डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाने लगे थे वो, तो अब तुम बचा लो डेमोक्रेसी को। ऐसा एक इलेक्शन इस मुद्दे पे लड़ा गया जनता पार्टी के द्वारा, जिसकी वजह से वो जीत भी गए। और जो भी इलेक्शन, जो भी इमरजेंसी के टाइम पे गलत हुआ था, वो सारी की सारी बातें बोली गई जनता पार्टी के द्वारा। और फिर जेपी बहुत पॉपुलर भी हो गए थे इस टाइम पे, ठीक है। इसीलिए जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस को हरा दिया पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर क्या रिजल्ट क्या रहा था एक्चुअली, इफ यू सी, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 154 सीट्स मिली लोकसभा में, जो कि ऑब्वियसली सरकार बनाने के लिए ज्यादा नहीं है। देखो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट्स मिला करती थी यार, फर्स्ट इलेक्शन 361 सीट्स है ना, देन 371 और देन 364, इतनी इतनी सीट्स मिला करती थी कांग्रेस पार्टी को। और अब कितनी सीट मिली, सिर्फ 154 सीट्स, और 35% वोट मिला। जनता पार्टी को इस बार 330 सीटें मिली आउट ऑफ 542 सीट्स टोटल, 330 सीट्स, ठीक है। जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज एक्चुअली, और जनता पार्टी को अकेले ही सिर्फ 295 सीट्स मिल गई देखो, और उनके पास खुद में ये क्लियर मेजोरिटी थी, तो वो सरकार बना सकते थे इजीली, और वही उन्होंने बनाई। और नॉर्थ इंडिया में तो मतलब बहुत ज्यादा ही जनता पार्टी को वोट मिले, कांग्रेस का बिल्कुल ऑलमोस्ट इट वाज लाइक जीरो, ठीक है। देखो जरा, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, नॉट इवन अ सिंगल सीट। जस्ट रिमेंबर दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, और इसको याद रखना। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक एक सीट जीती है, ठीक है। सो बहुत ही बुरी तरीके से हारी। इवन इंदिरा गांधी खुद भी रायबरेली से हार गई थी। इंदिरा गांधी हर सेल्फ वॉज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली, और उनका बेटा संजय गांधी अमेठी से लड़ता था, वो भी हार गया था। अभी अमेठी से कौन लड़ता है, इट इज एक्चुअली राहुल गांधी। और अभी रायबरेली से कौन लड़ती है, इट इज एक्चुअली सोनिया गांधी। और ये पहले रायबरेली की सीट किसकी थी, इंदिरा गांधी की, और पहले अमेठी की सीट थी संजय गांधी की। आज वही, सिर्फ चेहरे बदल गए उसी परिवार के हैं, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी, ठीक है। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ 1977 इलेक्शंस। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है। मतलब सुपड़ा साफ नहीं कह सकते, 154 सीट्स तो वेरी लेस, ठीक है। उसके अलावा बाकी सबकी क्या क्या सीट्स आई वो हम देख रहे हैं। जनता पार्टी की 295 सीट्स, और जनता पार्टी के अलाइंस को मिला लें अगर तो 330 सीट्स, ठीक है। फिर ये जनता गवर्नमेंट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जनता पार्टी जो बनी थी ना यार, देखो बहुत सारे कोलिशन का एक ग्रुप था, ये बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो ऐसे सी इट वाज लाइक अ जॉइंट फैमिली। अगेन जॉइंट फैमिलीज में क्या होता है, लड़ाइयाँ, आपको सबको टॉलरेट करना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में क्या ऐसा हो पाना आसान है, बहुत मुश्किल था, और यही उनके साथ हुआ भी। जब ये जीत गए ना 1967 इलेक्शंस में, 1977 इलेक्शंस में, तो इनके सामने 3 अलग अलग लीडर्स थे कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जेपी के चेहरे से जीते थे सिर्फ ये, मगर जेपी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर या तो मोरारजी देसाई, या चरण सिंह जी, या जगजीवन राम जी, 3 लोग थे इनके सामने। मोरारजी देसाई का तुम्हें पता है, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो राइवल था, शुरू में पिछले चैप्टर में बात करी थी 1967 में। चरण सिंह जी एक बहुत बड़े लीडर थे, फार्मर लीडर थे, आज भी उनके बेटा उनकी पार्टी को संभाल रहा है। भारतीय लोक दल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। और उसके अलावा जगजीवन राम, जो भी मैंने बताया, जगजीवन राम खुद कांग्रेस का पार्ट थे, मगर वो उन्होंने अलग हो गए, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक विंग बनाया था, वो अल्टीमेटली जनता पार्टी का ही पार्ट बन गए थे। ये 3 लीडर्स में था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अल्टीमेटली मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। मगर जनता पार्टी कुछ ही समय तक एक साथ रह सकी, उनके पास कोई डायरेक्शन, लीडरशिप, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था। इसीलिए सिर्फ 28 महीने के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई हट गए, ठीक है।
चलो मोरारजी देसाई के बाद फिर चरण सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। और इनको सपोर्ट फिर देखो किसने किया, चरण सिंह जी रहे प्रधानमंत्री, चरण सिंह जी को सपोर्ट किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने खुद। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, प्रॉब्लम ये कि चरण सिंह जी ने सपोर्ट ले कैसे लिया। आपने पूरा इलेक्शन तो सेफ डेमोक्रेसी के नाम पे लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा। अब जब प्राइम मिनिस्टर आप बन सकते थे कांग्रेस का सपोर्ट लेके, तो आपने कांग्रेस का सपोर्ट भी ले लिया, क्योंकि जनता पार्टी के बाकी लीडर्स ने, मोरारजी देसाई ने तो सब हट गए। वो चरण सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनना था, सपोर्ट किसका ले, क्योंकि हमें तो सीटें चाहिए, मेजोरिटी प्रूव करनी है, कांग्रेस पार्टी का ही सपोर्ट ले लिया, इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था आपने। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, ठीक है। देयरफॉर आई हैव told you multiple times, these politicians are not someone to be fans of, don't be fan of any politician। वहां पहुंचे हैं पता नहीं कितने लोगों को बर्बाद करके, परेशान करके, फाइन। मगर इनकी सरकार भी सिर्फ 4 महीने में गिर गई, बात खत्म। ओनली 4 months इट सर्वाइव्ड, आफ्टर 4 months चरण सिंह जी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या आएगा कि मिड टर्म इलेक्शंस क्यों 1980 में। देखो 1977 के बाद इलेक्शंस होने कब चाहिए थे, 5 साल बाद। 5 साल कब पूरे होंगे 1977 के बाद, 1982 में। मगर इलेक्शन 1980 में होने पड़े मिड टर्म, टर्म के बीच में ही, क्योंकि सरकार गिर गई, जनता पार्टी इकट्ठा नहीं रह पाई, है ना। और फिर जब 1980 में इलेक्शंस होते हैं, फिर जनता पार्टी हार जाती है, और फिर कौन जीत जाता है, कांग्रेस पार्टी फिर से जीत जाती है। अभी जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी 5 साल पहले, भारत को, डेमोक्रेटिक ऑर्डर को क्राइसिस में डाला था, फिर से लोगों ने उसको जितवाया, बिकॉज कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव ही नहीं था उस समय। 353 सीट्स फिर से कांग्रेस को, अगेन कांग्रेस बैक टू पावर। बेसिकली भारत की जनता ने इंडिया के लोगों को ये दिखाया कि जो सरकारें, या इंडियन गवर्नमेंट्स को ये दिखाया कि जो सरकारें क्वारलसम होंगी, लड़ती रहेंगी आपस में, उनको फिर हम पनिश करेंगे। जनता पार्टी क्योंकि आपस में लड़ रहे थे लीडर्स, उनको हटा दिया, फिर से कांग्रेस को जितवा दिया। So this was actually the Janata government, why actually Janata government fall and midterm elections happened in 1980। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ना, ये तुम खुद से देखोगे, जेपी नारायण के बारे में तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मगर सीबीएसई करिकुलम में जेपी के ऊपर कुछ और चीजें दी गई हैं, ठीक है, जो तुम पढ़ोगे उनके टोटल रेवोल्यूशन के बारे में। ये सीबीएसई करिकुलम से देख लो, या फिर नोट्स में मैंने ये तुम्हें एक प्रॉपर आंसर फ्रेम करके दिया हुआ है, ठीक है। टोटल रेवोल्यूशन क्या चाहते थे वो, कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना है, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म और टोटल रेवोल्यूशन, इनके 3 कंट्रीब्यूशन रहे हैं। करप्शन के अगेंस्ट लड़ने की बात करते थे, तो इन्होंने बिहार में मूवमेंट स्टार्ट किया, उस समय गुजरात में भी चल रहा था, तो उसको भी आगे लेके गए। कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का इनका जो फंडा था वो ये क्या था, बोले कि इंडिया को 3 लेयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इंडियन सोसाइटी को। एक कम्युनिटी सबसे नीचे, ऊपर रीजन, सबसे ऊपर राष्ट्र। कम्युनिटी, रीजन, राष्ट्र, ये उनका ऐसा मानना था, जिससे एक ट्रू फेडरेशन बनेगा। अभी हम फेडरल सिस्टम कैसे मानते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर राष्ट्र, बीच में रीजन, सबसे नीचे कम्युनिटी, ठीक है। और फिर ये जो टोटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि पूर्ण क्रांति लेके आनी है भारत में, हर सेंस में, कल्चरल, इकोनॉमिक, मॉरल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल, हर चीज में भारत को बदलना पड़ेगा। उसके लिए कुछ और कंट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशंस की भी बात करते हैं। एक है राइट टू रिकॉल, इन्होंने एक बात करी। राइट टू रिकॉल का मतलब है, कहते हैं कि हमने 5 साल के लिए किसी को चुन लिया, मगर अगर वो पता लग गया कि अगले ही 1-2 साल में कि वो काम सही नहीं कर रहा है, तो हम अपना जो हमने वोट किया था उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि यार उसको हम बदल दें, यार हमसे गलती हो गई इनको चुन के। तो रिकॉल इलेक्शन की दोबारा इलेक्शन हो जाए is a procedure by which voters can remove an elected official from office through a direct vote before their term has completed। कि 5 साल से पहले किसी आदमी को हम हटा दे, हमें लगे कि यार हमसे ये गलती हो गई, इनको इलेक्शन में चुन लिया, एक रिकॉल भी होना चाहिए 5 साल से पहले किसी को हटाना हो तो। फिर विलेज समितिज, मोहल्ला समितिज की बात करी इन्होंने, और एक हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। बोले कि जो अच्छी उच्च कोटि के अच्छे बंदे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, तब जाके भारत में क्लीन पॉलिटिक्स होना शुरू होगी। जो थोड़ा
पैसे की बियॉन्ड जाके सोच सके, करप्शन ना करे, ठीक है, इनमें कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट। Basically, the essence for transformation, according to JP, revolves around a man who could be the real catalyst of change in India. वो कहते हैं कि भारत के सारे इंसानों को बदलना पड़ेगा, हर इंसान को एक कैटलिस्ट की तरह काम करना पड़ेगा जो भारत को पूरी तरीके से बदल दे। दिस वाज दिस चैप्टर, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने डेमोक्रेसी को उस समय खतरे में डाला, जिसकी हमने बात करी। इमरजेंसी स्टार्टेड इन 1975, 25 ऑफ जून। उससे पहले फैक्टर्स क्या थे उसकी बात करी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कैसे डिक्लेयर किया गया इमरजेंसी, पॉलिटिक्स क्या हुई इमरजेंसी के बाद, वो सारी बातें, जनता पार्टी बनी कैसे, उसके बाद जनता पार्टी से प्राइम मिनिस्टर कौन बना, कैसे जनता पार्टी का फॉल हुआ, मिड टर्म इलेक्शन 1980, एंड देन जेपी's टोटल रेवोल्यूशन, लास्टली दैट्स इट, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारा डन हो जाएगा, इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। फिर भी पूरे नोट्स ले लो और एक बार देख लो। व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग, लर्न करो, रिवाइज करो, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।